हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज आपको हीगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ाऊंगी। इससे पहले वीडियो में हमने हीगल के जो टॉपिक्स हैं, हीगल के बारे में जो हमें पढ़ने हैं उनके संदर्भ में, और हीगल की जो रचनाएं हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उनके बारे में हमने बातचीत की थी। आज हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ विश्व आत्मा की अवधारणा है, और विश्वात्मा की जो विशेषता है वो क्या है? वो है सतत गतिशीलता। अतः विश्व आत्मा की स्वतः प्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया या द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। उसने अपने समस्त दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर आधारित किया है। यद्यपि हम सबको इस बात का एहसास है, हम जानते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हीगल के दर्शन का मूल तत्व अवश्य है, किंतु यह उसका मौलिक विचार नहीं है। वस्तुतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। प्राचीन यूनान में वाद विवाद द्वारा सत्य का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति बहुत प्रचलित थी, और सत्य का अन्वेषण करने के लिए सुकरात, प्लेटो जैसे विद्वानों ने इसी पद्धति का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा में डायलेक्टिक शब्द डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क। यूनानी विचारकों का विश्वास था कि वाद विवाद तथा तर्क वितर्क द्वारा सत्य तक पहुंचा जा सकता है, परंतु हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग सुकरात के अनुरूप न करके अरस्तु के राज्य चक्र के विचार की तरह किया। अरस्तु का यह विचार था कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर वस्तु अपनी मात्रा में पहुंचकर स्वयं में अपनी विरोधी वस्तु को उत्पन्न करती है। उसके अनुसार जब राजतंत्र स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाता है तो निरंकुश तंत्र में, जब कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो अधिक धनिक तंत्र में, और जब सर्व जनतंत्र दूषित हो जाता है तो जनतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार परिवर्तन चक्र चलता रहता है। हीगल ने इसी द्वंद्व का लाभ उठाया है। हीगल ने यूनानियों से द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए उसमें मौलिक परिवर्तन कर दिए, और इसे वाद विवाद के स्तर से उठाकर वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले गया। हीगल के अनुसार यूनानियों के विचार में द्वंद्व की प्रक्रिया के दो चरण हैं। उदाहरणार्थ, उनके विचार में राजतंत्र का प्रतिवाद निरंकुश तंत्र था, परंतु हीगल की इस प्रक्रिया की वास्तविकता की पहचान में तीन चरण होते हैं। पहला उसका होना, दूसरा उसका प्रतिरोध अर्थात वह क्या नहीं है, और तीसरा दोनों का संश्लेषण अर्थात उसका बन जाना। इस प्रकार हीगल तीन चरणों की बात करता है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल के मतानुसार विश्व आत्मा के विकास क्रम में राज्य का एक विशिष्ट स्थान है, पर विश्वात्मा के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं तथा राज्य का किस लिए विशिष्ट स्थान है, ये सब बातें द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही जानी जा सकती है। हीगल का कहना है कि मानव सभ्यता का विकास सीधा और स्पष्ट नहीं है, वह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे आध्यात्मिक चिंतन व बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। विकास की प्रक्रिया गतिशील तथा द्वंद्वात्मक है, साथ ही वह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है। इसका प्रत्येक सोपान वाद, प्रतिवाद, संवाद
अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो थीसिस, एंथीसिस एंड सिंथेसिस से बना तृतीय रूप में दिखाई देता है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि आंतरिक और बाह्य विकास प्रक्रिया का वर्णन मानव बुद्धि के अनुसार होता है, क्योंकि मानव बुद्धि अपूर्ण है, अतः उसके द्वारा आंशिक सत्य का बोध होता है। मानव बुद्धि धीरे धीरे सत्य की ओर उन्मुख होती है। किसी भी विषय के सत्य की जो प्रथम झलक मानव बुद्धि की मिलती है वही वाद है। आगे चलकर जब मनुष्य को उसकी अपूर्णता का आभास होता है और वह नए सत्य की खोज करता है तो वह प्रतिवाद को जन्म देता है, परंतु वाद की भांति यह प्रतिवाद भी आंशिक सत्य ही रहता है, पूर्ण सत्य नहीं। अतः शीघ्र ही उसकी असत्यता का आभास भी मानव बुद्धि को होने लगता है और उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी मानव बुद्धि के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात हीगल करता है और वह कहता है कि मनुष्य फिर वाद और प्रतिवाद के आंशिक सत्यों का मेल कर संवाद के रूप में एक नवीन सत्य की खोज करता है। इस प्रकार मनुष्य प्रत्येक त्रयी द्वारा सत्यान्वेषण की एक सीढ़ी चढ़कर उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास करता है। आगे चलकर संवाद पूर्ण सत्य होने के भाव में स्वयंवाद बन जाता है तथा विकास की प्रक्रिया में एक नवीन त्रयी को जन्म देता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। यानी जो एक चक्र पूरा हुआ है वाद से स्टार्ट होकर संवाद तक, वह वापस वाद पे आके रुकता है और फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। यह क्रम सदैव आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात वाद के बाद हम प्रतिवाद की बात करेंगे और प्रतिवाद के बाद हम संवाद की बात करेंगे। हम उल्टा नहीं चलेंगे, यानी वाद से हम संवाद की तरफ नहीं जाएंगे, वाद से हम कहाँ जाएंगे, प्रतिवाद की तरफ ही जाएंगे। यानी ये जो क्रम है वो सदैव आगे की ओर रहेगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि विकास की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार सभ्यता के विकास क्रम को द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार समझाते हुए हीगल कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है जो वाद के रूप में होता है। विकसित होने की प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे विकसित होकर अपने में निहित अंतर विरोधों के कारण अपने विपरीत रूप को जन्म देता है जो उसके प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। विकास की प्रक्रिया बराबर जारी रहती है, अतः प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है जिसमें अंततः उसमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित होता है और वह संवाद के रूप में प्रकट होता है। यह संवाद वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों के विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया यहाँ आकर रुकती नहीं वरन निरंतर जारी रहती है। अतः कालांतर में यह संवाद पुनः बाद में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और पुनः अपने प्रतिवाद को जन्म देता है जिसमें पुनः संवाद की स्थिति पैदा होती है। इस तरह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सभ्यता अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होती रहती है। अतः हीगल के अनुसार सभ्यता के विकास का मार्ग त्रिकोणात्मक है। यहाँ पर मैंने एक चित्र आपके सामने समक्ष रखा हुआ है और वो रेखा चित्र भी इस बात को ही समझा रहा है कि किस तरीके से हीगल जो है वो अपने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है। और आगे भी आपके समक्ष एक चित्र है जिसमें तर्क, प्रकृति और आत्मा की बात की गई है। उसके माध्यम से भी जो हीगल है वो इस पद्धति को समझाने का प्रयास करता है कि किस तरीके से जीवशास्त्र, तर्कशास्त्र, बुद्धिशास्त्र आदि सांसारिक प्रक्रियाओं में लागू होते हैं और इस प्रक्रिया से हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति को समाज और राज्य के विकास के अध्ययन के संदर्भ में भी हमारे पास रखा है। अगर हम द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यह संघर्ष ही विकास का निर्धारक है। इसके अनुसार
दूसरा, यह स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित है। तीसरी बात हम ले सकते हैं कि सत्य के अन्वेषण का अद्वितीय तरीका है। लेकिन यहाँ पर हम विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ आलोचनाओं की बात भी कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहली बात करेंगे कि यह विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना करता है। जरूरी नहीं है कि कहीं विरोधात्मक स्थितियाँ हमारे सामने हों और यह जो त्रिकोणात्मक स्वरूप है वो इस रूप में कार्य करे। दूसरा, हम आलोचना के तौर पर ले सकते हैं कि यह अस्पष्ट पद्धति है। यह अपने आप में समझने और समझाने की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण नहीं कर पा रही है, अतः हम इसको अस्पष्ट मान सकते हैं। तीसरा, पारिभाषिक शब्दों का अस्पष्ट प्रयोग किया गया है। और अंतिम हम इसमें ले सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता का भी हमें अभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी द्वंद्वात्मक पद्धति के कुछ गुण हम मान सकते हैं। उसके बगैर हम इस पद्धति की पूर्णता को महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम उसके गुणों की बात करें तो पहला है कि इस पद्धति द्वारा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। दूसरी बात, मानव सभ्यता का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इससे स्पष्ट होता है। तीसरी जो हम गुण देख रहे हैं कि यह अधिक तार्किक है और ये बताने का प्रयास करता है कि किस तरीके से कोई भी विकास जो है वो किया होता है। और चौथी बात कि यह बौद्धिक क्रियाओं के मनोविज्ञान को समझने में बहुत ही सहायक है। इस तरीके से हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को स्पष्ट कर सकते हैं और इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। थैंक यू।